हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है जो कि एक फ़िज़िक्स का चैप्टर है। तो ये हमारा पार्ट 4 है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। इसके हमने इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी 3 वीडियोस कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने उसको नहीं देखो तो प्लीज़ देख लीजिए, ठीक है। तो आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे ना अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो पार्ट 3 में लास्ट पार्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। आई होप कि वो क्वेश्चन सबसे हो गया हो, बट अगर किसी से ना हुआ हो या किसी को कोई स्टेप समझ ना आया हो तो हम उसको दोबारा से एक बार कर लेते हैं, ठीक है। और जिनका हो गया वो अपने आंसर मैच कर लीजिए, ठीक है। ओके, एक बार हम दोबारा इसको कर लेते हैं। ये हमारा पार्ट 4 है वीडियो का, ठीक। और बाकी जो पार्ट तीन वीडियोज़ हैं उनकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। तो हम क्वेश्चन करते हैं, चलो। मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, हाउ मच वर्क इज़ डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट्स। यही क्वेश्चन मैंने दिया था ना। इसका सलूशन देखो, क्वेश्चन में देखो क्या क्या चीज़ गिवन था। एक तो आपको ये गिवन था कि आपका जो चार्ज आपने मूव कराया वो कितना करवाया है, 2 कूलम का चार्ज मूव कराया है ना। चार्ज आपने 2 कूलम मूव कराया है कि कौन से पॉइंट से, 118 पॉइंट से, 118 वोल्ट से कि कितने 128 वोल्ट तक आपने, मान लो यहाँ पे मेरा कोई 2 पॉइंट है, यहाँ पे आपने इतना चार्ज मूव कराया है 2 कूलम। इस वोल्ट से इस वोल्ट तक आने में आपको 2 कूलम चार्ज आपने मूव कराया है। तो पूछ रहे तो ये 2 कूलम चार्ज मूव कराने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, है ना। क्वेश्चन में तो यही पूछ रहा है ना कि आपके 2 पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो ए पॉइंट पे आपको 118 वोल्ट्स है और बी पॉइंट पे 128 वोल्ट्स हैं। तो अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 2 कूलम चार्ज लाते हो तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। तो ठीक है, हम करते हैं। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव, है ना। कितना चार्ज आपने मूव कराया, जिसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, है ना। तो यहाँ पे देखो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ठीक है। हमने कौन से पॉइंट से चले, तो 118 वोल्ट से 128 वोल्ट तक आए थे, है ना। तो यहाँ पे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल करूँगी, है ना। तो 128 माइनस 118, ये मेरा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, तो जब आप, कितना आ गया ये 128 माइनस 118 कितना आया, 10 वोल्ट्स, है ना। तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस तो कितना आ गया, 10 वोल्ट्स, ठीक है। एक तो इसको एक इक्वेशन 1 मान लो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 10 वोल्ट्स, ठीक है। अब देखो आपने चार्ज कितना मूव कराया है, चार्ज आपने कितना मूव कराया है, 2 कूलम, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इस चार्ज मूव आपने कराया है कितना, 2 कूलम, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, ठीक है। अब देखो अगर आप इसमें वैल्यू पुट करते हो, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, तो V की पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना आया था, 10 वोल्ट, इक्वेशन 1 से। वर्क डन हमें निकालना है, चार्ज कितना आया हमारा, कितना हमने चार्ज मूव किया है, 2 कूलम। वर्क डन ईजिली निकाल सकते हो यहाँ से, वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा वर्क डन कितना आएगा, 10 इंटू 2, ये तो देखो ये तो सिंपल मैथ्स है, यहाँ 2 डिवाइड में तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। इक्वेशन की साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, 10 इंटू 2, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू 20, है ना। क्वेश्चन यहीं पे नहीं छोड़ना है, वर्क डन की यूनिट भी पीछे लिखनी है। फिजिकल में जितनी क्वांटिटीज़ है उनकी यूनिट लिखनी ही लिखनी है, तभी नंबर पूरे मिलते हैं।
ठीक है। तो हमें वर्क डन कितना करना पड़ा, 20 जूल्स का वर्क डन करना पड़ा 2 कूलम चार्ज को। अगर हम 118 वोल्ट से 128 वोल्ट तक ले जाते हैं तो हमें, अगर हम 118 वोल्ट से 128 वोल्ट तक 2 कूलम चार्ज लेके जाते हैं तो हमें 20 जूल का वर्क डन करना पड़ता है। ठीक, ओके। देखो सभी का यही आंसर आया है। ओके, चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं आपको कराऊंगी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये करंट लगने वाला करंट है ना, जो हाथ डाला शॉर्ट सर्किट में और करंट लग जाएगा, ठीक है। चलो इसके बारे में अब कुछ पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। देखो मैंने आपको ये तो बताया था कि अगर जैसे हमारा एक कंडक्टर है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते रहते हैं, रैंडमली इधर उधर चलते रहते हैं। बट जैसे ही हम इसमें हम एक सेल लगा देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ देते हैं, कुछ वोल्टेज देते हैं, तो ये एक मैनर में, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव चलते हैं, है ना। जैसे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे, है ना। नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन चलेंगे। और मैंने आपको बताया जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलता है। तो यहाँ पे मेरी करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये, है ना। करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट आखिर है क्या, है ना। देखो जब कोई दो चार्ज बॉडीज, when two charged bodies at different electric potentials are connected by a metal wire, जब उसको मेटल वायर से कनेक्ट करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है वो कहाँ से करेगा, हायर बॉडीज, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में, है ना। यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, अगर यहाँ पे मैं कंडक्टर लेती हूँ और यहाँ पे अगर मैं लगाती हूँ पोटेंशियल, तो ये प्लस है, ये माइनस है ना। तो यहाँ पे चार्ज जो मेरा इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ से फ्लो हो रहा है, हायर से लोअर, है ना। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। देखो जो चार्ज है वो तो नेगेटिव से, यहाँ पे चार्ज मेरा नेगेटिव के पास ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन तो इस साइड ही मूव करेंगे, बट जो मेरा करंट है वो किस साइड मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के उल्टे डायरेक्शन में, यहाँ पे, है ना। करंट जो है वो उल्टे डायरेक्शन में मूव करता है इलेक्ट्रॉन के। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। और कब तक ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में चार्ज मूव करेंगे, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए दोनों तरफ का, ठीक है, ओके। जो फ्लो ऑफ चार्ज है एक मेटल वायर में, जो फ्लो ऑफ चार्ज है वही कॉन्स्टिट्यूट है एक इलेक्ट्रिक करंट। देखो जो अगर चार्ज ही फ्लो नहीं होगा, मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था पार्ट 1 में, इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब होता क्या है, इलेक्ट्रिक मतलब मेरा होता है चार्ज, इलेक्ट्रिक मतलब होता है चार्ज, और करंट मतलब होता है मोशन, करंट मतलब होता है इन मोशन, तो चार्ज इन मोशन। जब मेरा फ्लो करता है, फ्लो ऑफ चार्ज करता है, कोई कभी भी अगर मेरा कोई एक मेटल वायर है उससे चार्ज फ्लो कर रहा है तो वही क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, वही तो एक इलेक्ट्रिक करंट है। अगर जब चार्ज मेरा फ्लो करने लगता है तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। एक मैनर में चार्ज मेरा फ्लो कर रहा है, यहाँ से यहाँ चार्ज फ्लो कर रहा है, तो वही क्या है, मेरा एक इलेक्ट्रिक करंट है ना, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, देखो हम ये कह सकते हैं कि मेरा चार्ज कब फ्लो होगा, अपने आप से तो फ्लो हो नहीं रहा था, मैंने आपको बताया हमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ा, है ना। तो चार्ज मेरा तभी फ्लो होगा जब वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे मेरा एक वायर है तो मैं इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगी तभी चार्ज मेरा फ्लो होगा, है। मैं ये कह सकती हूँ इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर विच मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट टू फ्लो इन द वायर, है ना। जब तक अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा रही थी तो यहाँ पे वायर में मेरा जो चार्ज है वो फ्लो करेगा ही नहीं,
है ना। मान लो यहाँ पे सिंपल वायर है एक मेटल का, अगर मैं यहाँ पे इसके जो ये पॉइंट है इस वायर के, अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज ना लगाऊं तो चार्ज तो फ्लो करेगा ही नहीं, करंट तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो करंट आएगा ना, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस को एक इलेक्ट्रॉन को चार्जेस को एक मैनर में फ्लो कराएगा, है ना। वैसे तो चार्ज तो रैंडमली इधर उधर जो मेटल्स या कंडक्टर में इधर उधर मूव करते रहते हैं, है ना। ठीक है, मैं ये कह सकती हूँ इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर विच मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज और करेंट टू फ्लो इन द वायर। ठीक है, अब देखो वी नो डैट जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, जो फ्लो कर रहे हैं या आपकी जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हैं, ये याद रखना। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हैं? वो और कुछ नहीं, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। जो हमारे नेगेटिव चार्जेस है, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं आखिर वो क्या है? वो नेगेटिव चार्ज हैं। वो नेगेटिव चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन ही तो मूव कर रहे हैं ना, जो एटम से निकले थे वही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इधर उधर। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस लगता है तो एक मैनर में नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं, और उसके उल्टे डायरेक्शन में हम कह देते हैं कि करंट। ये सब मैंने आपको पार्ट 1 या 2 में बताया था, क्यों हम नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है, और जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं, है नहीं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो जो हमारा चार्ज मूव कर रहा है वो आखिर कौन सा चार्ज मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा सर्किट में जो चार्ज मूव कर रहा है वो चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। और कौन सा चार्ज है? वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। अब देखो, ये सब देख के हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट, द इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर सच एज अ मेटल वायर, है ना। मैं ये कह सकती हूँ ना, ये देखो कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट है, द इलेक्ट्रिक करंट ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है? वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है वही तो मेरा इलेक्ट्रिक करंट है। ये मैं आपको शुरुआत से बता रही हूँ, है ना, कि जो चार्ज फ्लो हो रहा है वही मेरा इलेक्ट्रिक करंट है। तो जो द इलेक्ट्रिक करंट, अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। और वो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो आप ये लिख सकते हो कि द इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक, इतना लिखो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। और ये इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसे हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं ना। इन अ कंडक्टर, जो कोई भी एक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो हो रहा है, जैसे मेटल में, है ना, इन अ कंडक्टर सच एज, ये एज है, सो दूसरे में लिख लेते हैं, इतना लिख लो, सच एज मेटल वायर, है ना। कि कोई पूछे इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, द इलेक्ट्रिक, वो एक फ्लो ऑफ चार्जेस है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज है। कोई भी कंडक्टर में अगर मेरा चार्ज का फ्लो हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिक करंट है। द इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर सच एज मेटल वायर, है। आप देखो, यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक करंट का, जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, एक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड है वो क्या है?
अगर आपसे कोई पूछे कि कितना इसमें इलेक्ट्रिक करंट है, कितना इस कंडक्टर में, है ना, कोई ऐसे आपसे पूछे कि इस कंडक्टर में आखिर इलेक्ट्रिक करंट है कितना, तो वो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड होगा, कितना होगा, है ना, तो वो जितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास कर रहा है एक गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, कोई भी मान लो इस पॉइंट से मेरा कितना चार्ज, मान लो इस यहाँ से मेरा कितना चार्ज फ्लो कर रहा है एक सेकंड में, है ना, मान लो अगर ये मेरा कोई एक कंडक्टर है तो यहाँ से कितना चार्ज, मान लो यहीं से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है सिर्फ एक सेकंड में, वो है मेरा इलेक्ट्रिक करंट, है ना। मतलब दोबारा सुनो कि कोई भी मेरा एक कंडक्टर है, उसमें से कोई एक पॉइंट पे कितना चार्ज फ्लो किया है एक सेकंड में, वही मेरा करंट है। ठीक है, मैं करंट को ऐसे निकाल सकती हूँ। करंट को हम देखो, इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। तो इलेक्ट्रिक करंट को मैं कैसे निकाल सकती हूँ? कितना चार्ज फ्लो हुआ एक सेकंड में। ठीक, मतलब यहाँ पे टाइम है ना, यहाँ पे टाइम कितना सेकेंड, कितना चार्ज फ्लो हुआ कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, कितना चार्ज फ्लो हुआ 1 सेकेंड में, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको टाइम लिख दूँ। ठीक, तो जो चार्ज मेरे को करंट मुझे निकालना है, तो करंट क्या हो गया? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, है ना। करंट को हम ऐसे भी जानते हैं, करंट को अगर कोई पूछे कि डिफाइन करो करंट क्या है, तो करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, है ना। यहाँ पे लिख लो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये एकदम सही डेफिनेशन। रेट ऑफ, देखो कहीं भी अगर फिजिक्स में रेट ऑफ आया ना, उसका मतलब क्या होता है? डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, रेट ऑफ का मतलब ही होता है डिवाइड बाय टाइम। कितना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, किससे करना है डिवाइड? कितना चार्ज फ्लो हुआ, है ना। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो मतलब हमारा क्या हुआ? अगर हमें करंट निकालना है तो क्या हुआ? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। डेफिनेशन भी याद हो जाएगी और फॉर्मूला भी। डेफिनेशन क्या? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इतना समझ आया। आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक कोई कंडक्टर है, उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हुआ 1 सेकेंड में। ठीक, आप देखो यहाँ पे ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की क्या हो गई? देखो चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम। और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो एक तो करंट की यूनिट होगी मेरा कूलम पर सेकंड, इसी को हम नाम देते हैं एम्पियर। ठीक है, ये एम्पियर याद रखना, क्योंकि जब आप क्लास 11th में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि जो एम्पियर है वो मेरी 7 फंडामेंटल यूनिट्स में से एक यूनिट होती है। ठीक है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स में एक ये एम्पियर भी एक यूनिट होती है। ठीक है, कूलम है वो मेरी फंडामेंटल यूनिट नहीं होती, ऐसा यूनिट है बट ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है। बट जो एम्पियर है ना, ये फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की एक तो यूनिट कूलम पर सेकंड है, और कूलम पर सेकंड का ही हम नाम दे देते हैं एम्पियर। ठीक है, तो करंट ही क्या यूनिट है? दोनों ही यूनिट सही है, आप दोनों में से कोई सी भी यूनिट लिखोगे सही है। एम्पियर को डिनोट किससे करते हैं? ए से। ठीक है, कैपिटल ए से हम एम्पियर को डिनोट करते हैं। ठीक है, आप कोई पूछे बताओ एम्पियर को ही डिफाइन करो,
है ना। कोई बोले कि डिफाइन करो एम्पियर, तो 1 एम्पियर को डिफाइन करो, है ना। तो यहाँ से आप देखो, अगर मेरे को 1 एम्पियर को डिफाइन करना है तो मैं कैसे करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे को 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ। पहले 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, 1 एम्पियर मेरा कब आएगा, जब चार्ज मेरा 1 कूलम हो और टाइम भी कितना हो 1 सेकेंड, मतलब 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, तो मेरा जो करंट है वो कितना होगा 1 एम्पियर, ठीक है। जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो होगा तो करंट मेरा कितना आएगा 1 एम्पियर, है ना। तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, when 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second, the electric current flowing through it is said to be 1 ampere, ठीक है। आप जो मैंने अभी डेफिनेशन बोली वो लिख के आप ये लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे अगर आपको कहेगा कि कोई भी 1 एम्पियर को डिफाइन कर लेते, ठीक है। मैं डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख देती हूँ, आप भी लिख लो मेरे साथ ही। when 1 कूलम, यहाँ पे पूरा कूलम लिख लो कोई बात नहीं, when 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through any cross section of a conductor, any cross section of a conductor in 1, इतना लिख लो पहले, मैं मिटोने जा रही हूँ, in 1 second then the electric current flowing through it is said to be एक मिनट, it is said to be 1 एम्पियर। यह आप डेफिनेशन लिख लो और उसके बाद आप ये डेफिनेशन लिख लिया, उसके बाद आप ऐसे लिख सकते हो, ओ सॉरी, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। मतलब जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा, कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया, कुछ भी कोई भी एरिया हो, अगर वहाँ से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कितना होता है 1 एम्पियर, ठीक है। अब इसे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, ठीक। देखो कभी कभी ना हमें स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट यूज़ करते हैं, जब हम कोई मतलब प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कभी कभी हमें स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब हम स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट को यूज़ करते हैं तो हम उसको मिली एम्पियर भी बोलते हैं, है ना। जैसे ये एम्पियर है ना, तो हम इसे कभी कभी मिली एम्पियर भी बोलते हैं। देखो मैं दोबारा लिख देती हूँ, मिली एम्पियर, मिली एम्पियर। देखो मिली एम्पियर का मतलब क्या हुआ कि 1 मिली एम्पियर में, 1 मिली एम्पियर में ना 1/1000 एम्पियर होते हैं, ठीक है। 1 मिली एम्पियर में 1/1000 एम्पियर होते हैं, ठीक है। तो मतलब मैं कह सकती हूँ ना ऐसे, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर,
है ना। ये 10⁻³ है, ऊपर जाएगी तो 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा, है ना। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि अगर कभी मिली एम्पियर से आपको एम्पियर में कन्वर्जन आए तो आप ऐसे कर लेना, ठीक है। 1 मिली एम्पियर = 10⁻³ एम्पियर, ठीक, ओके। ठीक है, देखो जो स्मॉलर क्वांटिटीज़ ऑफ करंट है ना उसे ना मिली एम्पेयर में शो करते हैं ना। तो अगर आपसे कोई पूछे 1 मिली एम्पेयर किसके इक्वल है, 10⁻³ एम्पियर। और कभी कभी इससे भी ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटीज़ के लिए हम कभी कभी करंट यूज़ करते हैं, तब वहाँ पे हम माइक्रो एम्पियर वर्ड भी यूज़ करते हैं। माइक्रो एम्पियर मतलब होता है 10⁻⁻6, मतलब ऐसे कह सकते हो 1 माइक्रो को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो 1 माइक्रो एम्पियर में आप कह सकते हो कि 10⁻⁻6 एम्पियर होते हैं, ठीक है। मतलब 1 माइक्रो एम्पियर = आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/1000 × 1000 एम्पियर होते हैं। देखो ये ना प्रीफिक्सेस होता है कुछ, जब मिली आता है तो वहाँ पे समझ लो कि 10⁻³ है, और जब माइक्रो हो तो वहाँ पे समझ लो 10⁻6 है, ठीक है, कहीं भी, ठीक, ओके। देखो अब आगे थोड़ा चलते हैं कुछ, और जैसे पोटेंशियल को हम कौन सी इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया करते थे, याद करो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कौन सी इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया करते थे, वोल्ट मीटर। तो इसी तरह करंट को भी मेज़र करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम होता है एमीटर, ठीक है। करंट को मेज़र करने के लिए भी हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम होता है एमीटर। एमीटर को हमेशा सीरीज़ में लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, जिससे कोई भी मेरा एक, मैंने जैसे आपको बताया था कि वोल्ट मीटर है, अगर यहाँ पे मेरा बल्ब है तो मैं जो वोल्ट मीटर है उसको मैं ऐसे पैरेलल में लगाती थी, है ना। बट जो एमीटर होता था उसको मैं यहाँ पे सीरीज़ में ही लगाऊंगी, ठीक है। मान लो ये मेरा एमीटर है, थोड़ा क्लीन बनाती हूँ। मान लो ये मेरा एमीटर है और यहाँ पे ये बल्ब है, ठीक है। इसको हमेशा ये सीरीज़ में लगेगा, ये पैरेलल में नहीं लगेगा। मतलब एक वायर कट करके यहाँ पे ऐसे बीच में वायर कट करके हम लगाएंगे। और वोल्ट मीटर में क्या होता था कि हम वोल्ट यहाँ से दूसरे वायर से इसको जोड़ते थे, है ना। यहाँ पे मेरा वोल्ट मीटर होता था और यहाँ पे मेरा बल्ब होता था, है ना। तो इसको हम यहाँ से जोड़ा करते थे, जॉइंट किया करते थे। बट एमीटर में हम इसको कट करके बीच में लगाएंगे सीरीज़ में, ठीक है। क्यों सीरीज़ में इसको लगाते हैं एमीटर को और वोल्ट मीटर को पैरेलल में, ये मैंने आपको कहा था कि जब मैं रेजिस्टेंस सीरीज़ कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन करवाऊँगी तो उसमें बताऊँगी, ठीक है। अभी के लिए याद रख लो कि जो एमीटर है उसको सीरीज़ में लगाया जाता है और जो वोल्ट मीटर उसको पैरेलल में लगाया जाता है, ठीक, ओके। अब मैं एक क्वेश्चन देती हूँ। देखो जितना हमने किया उसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। आप आई होप आप वो क्वेश्चन कर लो, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो। एन इलेक्ट्रिक बल्ब draws a current of 0.25 ampere for 20 minutes calculate the amount of electric charge
that flows through circuit, है ना, that flows through the circuit। दोबारा लिख लो, an electric bulb draws a current of 0.25 ampere for 20 minutes। Calculate the amount of electric charge that flows through the circuit। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन है थ्रू द सर्किट। ये लिखना रह गया था, क्या करूँ, खत स्पेस ही नहीं थी उतनी। ठीक, क्वेश्चन ट्राई करो, पॉज करो वीडियो, क्वेश्चन ट्राई करो। देखो क्वेश्चन जब ट्राई करने को तो ट्राई किया करो। ठीक है, फिज़िक्स का चैप्टर है तो जितने क्वेश्चंस करोगे, जितने प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी, जितने क्वेश्चंस करोगे, उतना आपका फिर कंसेप्ट क्लियर होंगे, है ना। करो, कर लिया। देखो अब मैं करने जा रही हूँ, ठीक है, वीडियो पॉज कर लो, ठीक है, अगर नहीं किया तो। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। ओके, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। मतलब कोई भी एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उससे 0.25 एम्पियर का करंट निकल रहा है 20 मिनट्स के लिए। ठीक, तो हमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैलकुलेट करना है जो उस सर्किट से फ्लो हुआ है। ठीक है, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, है ना। Q क्या है, जो चार्ज फ्लो किया है ना। T क्या है, टाइम, कितने टाइम के लिए। ठीक है, और I क्या है यहाँ पे, करंट, कितना इलेक्ट्रिक करंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट हमें I गिवन है, I कितना है 0.25 एम्पियर। चार्ज हमें निकालना है, टाइम कितना है 20 मिनट्स। क्या करूँ, 20 ही लिख दूँ, नहीं, मैंने कहा था कि टाइम को किस में लेना है, सेकंड में लेना है। ठीक है, तो टाइम कितनी है 20 मिनट्स। 20 मिनट्स को सेकंड में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 मिनट्स को सेकंड में चेंज करोगे तो 20 × 60 कर दोगे, है ना। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 20 मिनट्स में कितने सेकंड हो गए, 20 × 60। पता चल गया कैसे किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चार्ज हमें निकालना है, तो ये यहाँ पे डिवाइड में है, तो इक्वेशन के इस पार जाएगा, बॉर्डर किस पार जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे ये टर्म डिवाइड में है ना। इसको यहाँ पे आप ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो, Q अपॉन 6 × 1200 आ गया, है ना। तो टोटल क्या आ गया, ये देखो 0.25 इज इक्वल टू Q अपॉन 1200। ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0.25 मल्टीप्लाई बाई 1200 इज इक्वल टू Q। तो यहाँ पे 0 से पॉइंट उड़ गया, मतलब ऐसे देखो ना, मैंने कैसे उड़ाया बताती हूँ, कोई बात नहीं, मैं कोई शॉर्टकट नहीं मारूंगी। देखो यहाँ पे मैं पॉइंट हटाऊंगी तो नीचे 100 लगाऊंगी, है ना। 100 ने ये 2 0 को मार दिया, तो 25 × 12 करूँगी तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 300 कूलम। मैंने कूलम क्यों लगाया, मैंने बताया कि चार्ज एक फिज़िकल क्वांटिटी है, तो कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है तो उसकी एसआई यूनिट हमें लगानी ही लगानी है। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम। यहाँ पे मैंने कूलम लगा दिया, तो कितना चार्ज फ्लो हुआ, 300 कूलम। तो आप लिख देना नीचे, दस द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज टू द सर्किट इज़ 300 कूलम्स। पेपर में लिख दोगे, एक्सप्रेशन थोड़ा अच्छा हो जाएगा, मैम को अच्छा लगेगा, मैम पूरे नंबर देगी। वैसे यहाँ तक भी सही है, ठीक, ओके। अब देखो मैं आपको ना कुछ थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ इसके आगे, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ना पढ़ाऊँगी ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ पढ़ाऊँगी, तो उससे पहले मैं आपको थोड़े से कुछ जनरल इंट्रोडक्शन देती हूँ, मतलब ओम्स लॉ की तो नहीं, कुछ जनरल बातें बता देती हूँ, ठीक है।
देखो तो देखो मैंने आपको ये पहले भी बताया कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है ना। कन्वेंशियल करंट, देखो जो इलेक्ट्रोनोइक करंट होती है, मैं एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ। जो इलेक्ट्रोनोइक करंट होती है उसकी डायरेक्शन तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। बट जो कन्वेंशियल करंट होता है, जो कन्वेंशियल नेगेटिव से पॉजिटिव लेते हैं, बट जो कन्वेंशियल करंट होता है ना, जो कन्वेंशियल करंट होती है इसकी डायरेक्शन हम पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। और ये इसी को हम सर्किट में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं इसको हम सर्किट में? क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो पहले ही क्या कहते, हमने इसके बारे में पहले ही हमें पता चल गया था, ठीक है। बट जो चार्जेस है वो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज, उस समय वो हमें पता चल गया कि पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। मगर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो बाद में डिस्कवर हुआ था, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम ना पॉजिटिव चार्ज का फ्लो मानते थे कि पॉजिटिव चार्ज ही फ्लो कर रहा है ना। एक्चुअल में देखो हम कोई भी चीज़ बोलते हैं वो क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जा रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रही है, हाई लेवल से लो लेवल जा रही है ना, यही होता है। इसीलिए हमने कहा कि पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जा रहा है। उस समय हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उस टाइम जब करंट डिस्कवर हुआ तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बाद में हुई थी। तो उस करके हमें पता नहीं था कि करंट की डायरेक्शन क्या, तो हम करंट की डायरेक्शन मानते थे कि करंट है वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। बट एक्चुअली में करंट क्या है, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज का जो फ्लो होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन मेरे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं नेगेटिव तो पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली बात है जो प्रोटॉन्स होंगे जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते होंगे, है ना। तो इस करके हमने क्या मान लिया कि जो करंट की डायरेक्शन है वो भी क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसी को हम कन्वेंशियल करंट कहते हैं। जो कन्वेंशियल करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट जो इलेक्ट्रोनोइक करंट, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, बाद में डिस्कवर हुआ था। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्यों है, क्योंकि देखो नेगेटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं और जब हम उसको एक पोटेंशियल एक सोर्स देते हैं, पोटेंशियल लगाते हैं, वोल्टेज लगाते हैं, तो यहाँ पे जैसे मान लो ये मेरे हैं एक कोई भी कंडक्टर है, अगर मैं यहाँ पे इसको पोटेंशियल लगाती हूँ, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये इलेक्ट्रॉन मेरे क्या करेंगे, यहाँ से इस तरफ जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव के पास अट्रैक्ट होंगे ना, तो इसलिए इनका फ्लो ऐसे होते हैं, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। ओके, इतना समझ आ गया डायरेक्शन ऑफ करंट। तो और कन्वेंशियल, बट हम कन्वेंशियल करंट को ही सर्किट में यूज़ करते हैं, इसलिए हम करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव दिखाते हैं, जो कि उल्टी होती है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक। ओके, अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ठीक है। हाँ, बच्चों को पता होगा इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब बहुत सारे बच्चों को पता होगा, अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूस कंडक्टिंग पार्ट consisting of wires and other resistance like electric bulb etc. and a switch between the two terminals of a cell or a battery along which an electric current flows is called a circuit। ठीक है, अगर सिंपल सी डेफिनेशन दूँ तो कंटिन्यूस क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथ, है ना। एक क्लोज और कंटिन्यूस पाथ को ही हम क्या कहते हैं, कोई भी हमारा वो इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। बट अगर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूँ तो यही है, ठीक है। देखो हमने माना कि जो सेल है या हमारी जो बैटरी है वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाती है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है उनसे, ठीक है, सेल या बैटरी से, ठीक है। तो मगर हमें कंडक्ट कराने के लिए कुछ और भी तो पार्ट चाहिए ना, जैसे हमारे पास वायर्स हैं, वायर्स तो होनी चाहिए, जब वायर होगा तभी तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। बल्ब होना चाहिए, हमें पता भी चले कि हाँ भाई करंट फ्लो हो रहा है, करंट, है ना। और कोई टू टर्मिनल्स के बीच में कोई स्विच भी होना चाहिए जिससे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, है ना।
तो कोई दो टर्मिनल के बीच में हमारा जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो कुछ हम सिर्फ पोटेंशियल तो लगा नहीं सकते ना। तो हम सिंपल सा अगर हम एक सर्किट बनाए भी, ठीक है, अगर हम एक सिंपल सा सर्किट बनाए भी तो क्या उसमें कम से कम क्या चाहिए, एक तो सेल लगा देते हैं। देखो अगर मैं एक सिंपल सा सर्किट बनाऊँ तो सबसे पहले तो मेरे को स्विच चाहिए, है ना। सबसे पहले तो मेरे को स्विच चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे अभी स्विच मान लो क्लोज़ कर रखी है, मतलब स्विच क्लोज है, मतलब स्विच क्या है, ऑन है, ठीक है। जब मैं स्विच क्लोज़ करती हूँ, एक स्विच क्लोज़ की, मेरे को वायर चाहिए। यहाँ पे मैंने मान लो बल्ब लगा दिया, है ना, एक बल्ब लगा दिया। और ये तो पता ही है कि पोटेंशियल तो चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे मैंने एक सेल लगा दिया, ठीक है। तो ये क्लोज एंड कॉन्टिन्यूस पाथ है, देखो पूरा क्लोज है पाथ, है ना, ठीक है। अगर मैं यहीं पे स्विच को ओपन कर दूँगी तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रोक मतलब सर्किट नहीं रहेगा, सर्किट ब्रोकन हो जाएगा, करंट अब इसमें से फ्लो नहीं करेगा, है ना। मान लो यहाँ पे मैं स्विच को ओपन कर देती हूँ, यहाँ पे मैं स्विच को ओपन कर देती हूँ, क्लोज नहीं करती हूँ, तो अब यहाँ पे क्या होगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा। चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो ये बल्ब नहीं जलेगा। देखो ये हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं ना, कि हम अगर हम ये स्विच ऑफ कर देंगे, मतलब स्विच क्लोज कर देते हैं, तो स्विच ऑन हो जाएगा, है ना। जब स्विच क्लोज करेंगे तो यहाँ पे पूरा सर्किट ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, जिस कारण इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। बट जैसे ही अगर हम स्विच को ऑन कर देते हैं, है ना, जैसे ही हम स्विच को ऑन कर देते हैं तो जो हमारा बल्ब है वो नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलता है, क्योंकि वहाँ पे करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। क्योंकि करंट तभी फ्लो होगा जब पूरा सर्किट होगा हमारा, है ना, सर्किट एकदम क्लोज होगा, ठीक, ओके, समझ आ गया। और देख लो कुछ सिंबल्स देख लो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के, है ना, ये आपको सर्किट सिंबल्स देख लो। जो ये होता है हमारा, जिसको मैं बार बार यूज़ करती हूँ, ये प्लस ये माइनस, बड़ा वाला डंडा प्लस, छोटा वाला डंडा माइनस, इसको मैं क्या बोलती हूँ, सेल। सेल के लिए मैं क्या सिंबल यूज़ करती हूँ, ये ड्राइंग तो करने बैठूंगी नहीं ना, सेल का बनाऊंगी तो पेपर में तो मेरा यही बनाते मेरा टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो हम सिंबल्स यूज़ करते हैं। तो सेल के लिए मेरा सिंबल्स क्या है, ये जो मैंने बनाया है, ठीक। अगर मेरे पास मान लो 2 सेल है ना, तो जब 2 सेल हो जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, 2 3 4, तो हम उसको क्या कहने लगते हैं, बैटरी, ठीक है। तो उसका सिंबल क्या है मेरा, कुछ नहीं है, सेल, 1 2 सेल को कनेक्ट कर दो। जब एक से ज़्यादा सेल हो तो हम उसे क्या कहते हैं, बैटरी। तो यहाँ पे देख लो, इसको मैं कनेक्ट कर देती हूँ, तो ठीक है। यहाँ पे देखो मेरे एक से ज़्यादा सेल है ना, 1 2 3 सेल है, जिसको मैंने कनेक्ट कर दिया। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस होता है, ये माइनस, ठीक। ओवरऑल यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा। ये मेरा क्या हो गया, एक बैटरी, है ना। मतलब एक से ज़्यादा जब आप सिंबल्स को एक से ज़्यादा सेल्स को जब आप कनेक्ट कर देते हो तो वो मेरा क्या कहलाता है, बैटरी, है ना। सिंपल ऐसे देखो, ये पॉजिटिव, ये माइनस, ये मेरा किसका सिंबल है, बैटरी का, ठीक। अगर मुझे कहीं पे वायर कनेक्ट करनी है तो उसका सिंबल मैं क्या लूँगी, ऐसे सिंपल। ये मेरा ये जो ये सिंबल है, ये किसका, कनेक्टिंग वायर का, कनेक्टिंग वायर। जब मैं वायर कनेक्ट करूँगी तो ऐसे सिंपल से ये सिंबल यूज़ करूँगी, ठीक। अगर कहीं पे मैं वायर को जॉइंट कर रही हूँ, है ना, वायर को अगर मैं जॉइंट कर रही हूँ, कहीं पे भी वायर को जॉइंट कहीं पे जोड़ रही हूँ, तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे जॉइंट कर रही हूँ, ठीक। ये किसका सिंबल है, अ वायर जॉइंट, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं कहीं पे वायर को क्रॉस कर रही हूँ बट उसको कांटेक्ट में नहीं ला रही हूँ, टच नहीं कर रही हूँ,
ठीक है। मान लो जैसे ये एक वायर है, इसके ऊपर से मैं एक वायर लेके जा रही हूँ, है ना, इसको इस वायर में से ये वायर को टच नहीं कर रही हूँ, तो उसका सिंबल कैसे होता है, ऐसे। मान लो ये एक वायर है और दूसरी वायर को मैं ला रही हूँ, इसके ऊपर से लाऊंगी, इसको टच नहीं करूँगी, ठीक है। तो ये सिंबल है वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट। आप इसे लिख सकते हो, वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है, ओके। अभी देखो हम आगे रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, तो उसका सिंबल कैसा होता है, ऐसे, ठीक है। ये मेरा फिक्स रेजिस्टेंस या रजिस्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। रजिस्टर का सिंबल क्या होता है, ये अभी मैं ये पढ़ाऊँगी कि रजिस्टर क्या होता है। इसको हम फिक्स रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अगर मेरा रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है, ठीक है, जैसे रियोस्टेट वगैरह होता है, उसमें रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, तो उस केस में मेरा जो सिंबल है वो क्या होगा, ऐसे कुछ निकलना है। इसको मैं ऐसे कर दूँगी, यहाँ से ऐसे एक एरो का निशान दे दूँगी, ठीक है। ये मेरा रियोस्टेट का या वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ठीक है। इसको हम एक तरीके से और डिनोट करते हैं, वो है ऐसे, ठीक है। इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से दिखाते हैं, एक तो ये, एक तो ये दोनों ही सिंबल किसके होते हैं, मेरे वेरिएबल रेजिस्टेंस के। जो इससे पहले मैंने दिखाया था वो सिर्फ जब ये एरो नहीं लगाते, तो ये जो ये होता है, ये किसका होता है, सिर्फ फिक्स रेजिस्टेंस का होता है, या जिसका रेजिस्टेंस फिक्स होता है, ये रजिस्टर का सिंबल होता है ये, ठीक है। ये किसका सिंबल होता है, ये दोनों वेरिएबल रेजिस्टेंस के सिंबल होते हैं। किसके होते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस के सिंबल होते हैं, ठीक। और उसके बाद देख लो एमीटर का सिंबल, ये एमीटर का सिंबल होता है। वोल्ट, इसी तरह वोल्ट मीटर का सिंबल होता है, ठीक है। इसी तरह गैल्वेनोमीटर का भी सिंबल होता है, ऐसे, ठीक है। देखो जो गैल्वेनोमीटर है, मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में बता दूंगी क्या होता है। जैसे हम करंट को यूज़ करने के लिए एमीटर यूज़ करते हैं, वैसे ही हम गैल्वेनोमीटर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में हमें डायरेक्शंस भी पता लग जाती हैं, ठीक, करंट क्या एक्चुअल में डायरेक्शन क्या है, ठीक है। और ये गैल्वेनोमीटर को हम छोटे छोटे करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ किया करते हैं, ठीक। और सिंबल देख लो, जैसे मेरा स्विच ओपन है ना, स्विच ओपन है, मतलब कि अभी स्विच, हाँ देखो स्विच ओपन है, एक एन ओपन स्विच, मतलब ये नहीं है कि मैंने स्विच ऑन कर दिया है, इसका तो मतलब यही है कि स्विच ऑफ है, ठीक है। जैसे मैं, उसका सिंबल होता है ये, है? इसका मतलब क्या है, अगर हम सिंपल घर में बात करें कि अभी हमने स्विच ऑन नहीं किया, ये स्विच ऑफ है, अभी करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ओपन स्विच, साइंस में एन ओपन स्विच। जब ऐसे स्विच होते हैं तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। या एन ओपन प्लग की भी बोलते हैं, तो एक तो ये सिंबल है, एक इसका ये भी सिंबल होता है, दोनों में से आप जो मर्जी वो यूज़ कर लो, ठीक है। बट अगर मैं स्विच को ऑन कर दूँ, मतलब क्लोज कर दूँ, तो मेरा सिंबल क्या हो जाएगा, ऐसे, ये हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये ऐसे रहता है, ऐसे बंद कर देते हैं, ठीक है, ये टच हो जाते हैं यहाँ से, ठीक। या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे बीच में गोला बनाना, इसका मतलब क्या है, ये क्लोज स्विच है, मतलब अगर हमारा ऐसा स्विच होता है तो करंट फ्लो करने लगता है, स्विच ऑन हो गया, CH, ठीक है।
और एक लास्ट देख लो, इलेक्ट्रिक बल्ब। वैसे तो ये सबको पता ही होता है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, दोनों इसके सिंबल है, दोनों में से जो मर्जी आप यूज़ कर लो बल्ब के लिए। ठीक है, आ गया। ओके, तो कोई कुछ जनरल बातें थी जो मैंने आपको बताई। ठीक है, तो आप देखो कल हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इसके नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, आखिर ये ओम्स लॉ है क्या। ठीक है, तो इसमें ना बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है ओम्स लॉ के स्टेटमेंट में, मैं आपको वो भी क्लियर करूँगी। ठीक है, पर तब तक आप इतना अच्छे से एक बार इसको रिवाइज़ करें, अपने नोट्स खुद से बनाएं, नोट्स को बार बार देखें, जो अभी तक मैंने जितना चैप्टर पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज़ कर लो। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइंस भी पढ़ा करो, उससे और भी ज़्यादा क्लियर होएगा आपको। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, इसमें जो कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, मैं वो भी दूर कर दूँगी। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में।